नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी को लेकर। जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है अभी, पेंडेमिक के दौर में ना जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, काफ़ी जीडीपी सभी देशों की गिरी है। इस कारण से जीडीपी एक चर्चित विषय बन गया है। आज हम इस वीडियो में जीडीपी को अच्छे से समझने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कितने प्रकार की होती है और इसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी 11 ट्रिलियन डॉलर की बता रही इकोनॉमी, कभी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की बता रही, कभी हम थर्ड नंबर पर आ रहे हैं तो कभी 4 या कभी 6 नंबर पर आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसको समझेंगे। आइए, सबसे पहले हम जीडीपी को अगर परिभाषित करना चाहे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर परिभाषित करना चाहे तो इसकी अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो एक देश के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या होगा, जीडीपी होगी। ठीक है, एक देश है, उसके अंदर उत्पादित मतलब उसकी सीमा के अंदर उत्पादित, बाहर नहीं, सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या होता है, जीडीपी होता है। अब मैंने और क्या बोला यहाँ पर, सीमा के अंदर बोला। मतलब आप अगर उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो अगर चाइना की कंपनी या फिर मैं जापान की कंपनी टोयोटा की बात कर लूँ, कार कंपनी, ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में आ रही, फैक्ट्री लगा रही है और यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही, क्योंकि वो जापान की कंपनी होने के बावजूद भी प्रोडक्शन तो इंडिया में कर रही है। मतलब प्रोडक्शन उनका कहाँ हो रहा है, सीमा के अंदर हो रहा है हमारे, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई भारत की कंपनी बाहर जाके प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, भले ही वो भारत की कंपनी है, परंतु अगर वो चाइना में जाकर प्रोडक्शन कर रही है तो वहां की जीडीपी में वो काउंट होगा, ना कि इंडिया की। मतलब आपको ये समझना है कि सीमा को ध्यान में रखना है। अगर भारत जो कंट्री है उसके अंदर, उसकी सीमा के अंदर ही कोई भी चीज उत्पादित हो रही है, चाहे वो कंपनी कहीं की भी हो, चाहे वो मजदूर कहीं का भी हो, जीडीपी हमारी होगी। बस इतना याद रखना है। अगर हमारे यहाँ का मजदूर या हमारे यहाँ की कंपनी अगर बाहर जाके प्रोडक्शन कर रही है तो वो उस देश की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि हमारे देश की जीडीपी में। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जीडीपी निकालते कैसे, मतलब कि जीडीपी में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है। जैसे उदाहरण के तौर में कहूँ, उदाहरण के तौर पर मैं एकदम सिंपल उदाहरण देता हूँ, एक पेन का उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए कि देश की अगर बात करूं तो भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है, परंतु हम सिंपल शब्दों में समझने के लिए मान लीजिए हम एक पेन ले रहे हैं और एक कॉपी ले रहे हैं। मतलब कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि पेन और कॉपी का ही उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है, केवल और केवल दो वस्तु का, ऐसा मान के चल रहे जीडीपी को समझने के लिए। अब मान लीजिए हम उत्पादित कर रहे हैं 15 पेन, ठीक है, और 10 कॉपी। एक पेन की अगर कीमत की बात करूं तो मान लीजिए 10 है, और एक कॉपी की कीमत की बात करूं तो वो मान लीजिए 20 है। ठीक है, अब ये निकल गया हमारा, अगर इसको हम ऐड कर ले तो ये निकल गया 350 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी जीडीपी हो गई। अगर सिर्फ पेन और कॉपी ही उत्पादित हो रही है तो हमारी जीडीपी होगी ये। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रकार से, इसी उदाहरण को आप अप्लाई कीजिए अन्य वस्तुओं पर। ठीक है, तो भारत में मान लीजिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती है, ये सभी उत्पादित वस्तु का मूल्य निकालेंगे और जब इन सभी का मूल्य जोड़ देंगे तो निकल जाएगा जीडीपी। ठीक है, फिर निकल जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। एक और चीज मैंने बोला था, जब मैंने परिभाषित किया था इसको, तो मैंने अंतिम वस्तु बोला था। अभी अंतिम वस्तु का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, अगर अंतिम वस्तु को लेकर मैं बात करूं तो जैसे आप गेहूं बनाए, ठीक है, आपने गेहूं का उत्पादन किया, आपने मान लीजिए आपने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया। अभी गेहूं को आपने क्या बनाया, गेहूं से आपने मान लीजिए आटा बना लिया, ठीक है, इससे मान लीजिए आपने ब्रेड बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। मतलब गेहूं था पहले प्राथमिक वस्तु जो थी, ठीक है, उसके बाद हमने इसका आटा बनाया, फिर उसके बाद मान लीजिए इसके हमने क्या बना लिया, ब्रेड बना लिया। मतलब क्या हो गया, ये ब्रेड क्या हो गई, ये अंतिम वस्तु हो गई। तो हम गेहूं को नहीं गिनेंगे यहाँ पर हम जो मूल्य लेंगे ना वो ब्रेड का मूल्य लेंगे। तो यही है, हमको क्या देखना है, पहली चीज देश की सीमा के अंदर हो, दूसरी चीज अंतिम वस्तु हो, और इनका योग। ठीक है, जितनी भी वस्तु उत्पादित हो रही उन सबका योग क्या होगा, जीडीपी होगा। तो फिर एक बार देखते हैं जीडीपी को, भारत की सीमा के अंदर समस्त वस्तु है ना, जितनी भी अंतिम वस्तु उत्पादित हो रही सभी का मूल्य का योग जीडीपी होता है। ठीक है, आई होप आप जीडीपी समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि जो जीडीपी होती है ना, जो जीडीपी होती है वो दो प्रकार से निकाली जाती है, एक नॉमिनल और एक रियल। मतलब कि हम दो प्रकार से जीडीपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नॉमिनल प्रकार से और एक रियल प्रकार से। अब जो नॉमिनल जीडीपी होती है एकदम इजी होती है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, वही पेन का उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, कितनी पेन उत्पादित हो रही थी, 15 पेन उत्पादित हो रही थी। ठीक है, कितनी पेन उत्पादित हो रही थी, 15 पेन उत्पादित हो रही थी, उसका मूल्य 10 रुपए था। ठीक है, हो गई 150, यही क्या हो गई, हमारी जीडीपी हो गई। जितना उत्पादन हुआ उसका मूल्य हमने निकाल लिया और उसका योग कर दिए, क्या निकल गई, हमारी जीडीपी निकल गई थी। यही हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी में अगर मान लीजिए आप 2020-21 का निकाल रहे हैं, ठीक है, 20-21 को मैं 21 बोलता हूं, अगर आप
2021 का निकाल रहे हैं तो वहां पे जो वस्तु का मूल्य होगा वो 2021 का ही लिया जाएगा। मतलब करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है, जबकि बेस ईयर के प्राइस पर निकाली जाती है रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कहाँ निकाली जाती है? करंट प्राइस पर निकाली जाती है। ठीक है, हमने समझ लिया, जैसे 15 पेन उत्पादित कर रहे थे, उसका करंट प्राइस 10 था, तो 150 क्या हो गई थी? जीडीपी हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी मैंने क्या बोला कि रियल जीडीपी जो निकाली जाती है, रियल जीडीपी निकाली जाती है बेस ईयर के प्राइस पर। किस प्राइस पर निकाली जाती है? बेस ईयर के प्राइस पर। अब ये बेस ईयर अगर भारत की बात करूं तो भारत में बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, 2011-12 को क्या माना गया है? बेस ईयर माना गया है, और इसी के प्राइस को लिया जाता है जब हम क्या निकालते? रियल जीडीपी निकालते। ठीक है, अब ये समझते कि बेस ईयर के प्राइस निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमको बेस ईयर मानना पड़ा। देखिए, बेस ईयर हमने इसलिए माने, इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उदाहरण ये है कि वही मैं पेन का ही उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। मान लीजिए 15 पेन हमने उत्पादित किए थे, 10 रुपए, और ये हो गए 150। ये जीडीपी थी हमारी, ये जीडीपी थी मान लीजिए 2019-20 की, 2019-20 की जीडीपी थी। अब हम निकाल रहे हैं 2020-21 की जीडीपी। ठीक है, उसी उत्पादन 15 पेन का ही हुआ है, परंतु उसकी मान लीजिए रेट बढ़ चुका है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5 रुपए था तो ये 75 हुआ था, मान लीजिए 10 हो गया। ठीक है, ये 150 हो गया। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 19-20 की अगर हम बात करें, 2019 और 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर भी 15 पेन ही उत्पादित की जा रही थी। अगर 20-21 की बात करूं तो यहाँ पर भी 15 पेन ही उत्पादित की जा रही, परंतु अगर हम जीडीपी में अंतर देख रहे तो यहाँ पर 75 आ रही, तो यहाँ पर 150 आ रही, मतलब दोगुनी हो गई। तो इसमें क्या अंतर आया है? यहाँ पर आया है प्राइस का अंतर, क्योंकि क्या है? प्राइस स्थिर नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, परंतु अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी प्रोडक्शन से देखी जाती है, न कि इन्फ्लेशन से, न कि महंगाई से। प्राइस से उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर जीडीपी में हमको देखना है तो हमने समझा था कि हमको क्या देखना है? उत्पादित वस्तुओं का मूल्य देखना है, मतलब हमको उत्पादन देखना है हमारा, कि हमारा उत्पादन कितना हुआ है। परंतु यहाँ पर तो एक्चुअल उत्पादन पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, और हमको क्या लग रहा है? हमको आभासी रूप से ये लग रहा है कि यहाँ पर तो 75, मतलब कि यहाँ पर इतनी थी, ये तो डबल हो गई। मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि जीडीपी बढ़ चुकी है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और हमको जीडीपी में प्रोडक्शन देखना होता है, इसीलिए हम मानते हैं बेस ईयर। अब देखिए, अगर हमने बेस ईयर का प्राइस मान लिया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हमने बेस ईयर का प्राइस, पेन का उदाहरण लेते हैं अपन। ठीक है, 15 पेन उत्पादित हो रही है और करंट प्राइस है 10 रुपए। कितना है? करंट प्राइस है 10 रुपए, मतलब गुणा कर देते 10 का, निकल गया 150। ये क्या हो गई? नॉमिनल जीडीपी हमारी निकल गई। अब हमको रियल जीडीपी निकालना है, और रियल जीडीपी मैंने आपको बताया कहाँ निकाली जाती है? बेस ईयर के प्राइस पर निकाली जाती है, जो हमने बेस ईयर माना है। अब मान लीजिए उस समय पेन का प्राइस, मतलब जो बेस ईयर है, उस समय पेन का प्राइस कितना रहा होगा? उस समय पेन का प्राइस रहा होगा 5 रुपए। ठीक, तो ये हो गई 75। मतलब कि नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट प्राइस पर निकाली जाती है, और रियल जीडीपी जो होती है वो किस पर निकाली जाती है? वो बेस ईयर के प्राइस पर निकाली जाती है। तो हम यहाँ साफ अंतर समझ पा रहे हैं कि अगर 20-21 का जो वर्ष है और उसी पे नॉमिनल जीडीपी 150 निकल रही, तो वही रियल जीडीपी क्या निकल रही है? 75 निकल रही। क्यों ऐसा अंतर हो रहा है? इसका अंतर का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर अंतर आया है प्राइस में, यहाँ पर अंतर आया है इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो यही होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि वर्तमान में हम ये देखते हैं कि 5वें और 6वें स्थान के बीच में भारतीय जीडीपी क्या करती है? दोलन करते रहती है। परंतु हमने ये भी देखा होगा कि भारतीय जीडीपी किसी मामले में 3rd स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 3rd स्थान पर है। पहले पे चाइना है, क्योंकि हम पहले पे अगर हम बात करें नॉर्मली रियल जीडीपी को लेकर तो यूएसए है, फिर चाइना है। ठीक है, परंतु अगर मैं एक और जीडीपी जो गणना की जाती है, जो पीपीपी के आधार पर की जाती है, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर की जाती है, क्रय शक्ति क्षमता को लेकर की जाती है, उसमें क्या होता है कि चाइना फर्स्ट नंबर पे है, यूएसए है, देन इंडिया है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये चक्कर क्या है कि एक साइड 3rd नंबर पे हम आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइना आ जा रहा है, सेकंड पे यूएसए आ जा रहा है। ठीक है, जबकि हम तो ये देखते हैं कि यूएसए फिर उसके बाद चाइना है। तो इसका मतलब समझते हैं, ये होता है पीपीपी के आधार पर। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी एक होती है और एक होती है पीपीपी के आधार पर, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर निकाली जाती है जीडीपी। ठीक है, एक पीपीपी के आधार पर निकाली जाती है, जिसमें इंडिया का स्थान होता है 3rd, अमेरिका का स्थान होता है 2nd और चाइना का स्थान होता है 1st। ठीक है, अब ये पीपीपी के आधार पर जीडीपी कैसे निकाली जाती है? देखिए, पीपीपी के आधार पर जो जीडीपी निकाली जाती है वो निकाली जाती है, एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा एक उदाहरण के माध्यम से। क्रय शक्ति क्षमता, हिंदी में क्या बोला मैंने? क्रय शक्ति क्षमता। अब क्रय शक्ति क्षमता का आप मतलब समझ गए होंगे कि जो करेंसी है उसकी कितनी क्षमता है, वो कितना क्रय कर सकती है, उसकी क्रय करने की क्षमता कितनी, इसी को बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। मतलब हम ये देखेंगे
कि यूएसए की लाइफ स्टाइल उसकी करेंसी में कितनी अच्छी हो पा रही है और इंडिया की लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी हो पा रही है। देखिए उदाहरण के माध्यम से आप इजीली समझ जाएंगे इसको। मान लीजिए अगर मैं कॉपी का उदाहरण ले रहा हूँ, एक ठीक है, एक पेन का उदाहरण लेता हूँ, मैं एक पेन का उदाहरण लेता हूँ, वो पेन ही चल रही है पर पेन को ही लेकर चलेंगे। एक पेन का उदाहरण लेता हूँ, एक पेन अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो मान लीजिए वो $1 में आ रही है। कितने में आ रही है? $1 में आ रही है। ठीक है, मान लीजिए वो $1 में आ रही है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वही पेन मान लीजिए ₹10 में आ जा रही है। ऑब्वियसली सी बात है, यही पेन जो है ₹10 में आ जाती है इंडिया में। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। यहां पर अब आप ना कंपेयर कीजिए। अब कैसे कंपेयर करेंगे आप? बिल्कुल कंपेयर आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ये कंपेयर करना है कि डॉलर, जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले, मतलब कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कितना सस्ता है। आप जानते हैं $1 इज इक्वल टू 73.69 होता है, परंतु मैं अप्रॉक्स लेकर चल रहा हूँ 70 रुपए। ठीक है, 70 रुपए लेकर चल रहा हूं। अब यहां पर एक चीज आप समझिए, यहां पर आप एक चीज जो आपको समझना है वो ये समझना है कि एक पेन वहां पर $1 में आ रही थी, मतलब इंडिया के रुपीस में कितनी आ रही थी? 70 रुपए में एक पेन आ रही थी। भारत की बात करूं तो एक पेन आ रही थी ₹10 में। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आपको पेन कहाँ महंगी मिल रही है? आपको पेन यूएस में महंगी मिल रही है, और उसी दाम में, उसी दाम में का मतलब कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो $1 में इंडिया में कितनी पेन आ जाएगी? मतलब 7 पेन आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ की परचेसिंग पावर जो है, इंडिया की जो परचेसिंग पावर है वो यूएसए की परचेसिंग पावर से 7 गुना है। कितनी गुना है? 7 गुना है। ठीक है, अब ये समझते हैं, ये तो आप परचेसिंग पावर आप समझ गए। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था? इससे पहले मैं आपको बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी थी, वो नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 150 थी। नॉमिनल जीडीपी 150 रुपए थी। इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अब डॉलर में कन्वर्ट करना एकदम सिंपल, 70 का भाग दे दीजिए। ठीक है, निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा। हम 2 लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा। मतलब $2 की जो थी हमारी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी को लेकर हो रही थी, परंतु परचेसिंग पावर पेरिटी में क्या हो रहा है? 7 गुना परचेसिंग पावर इंडिया की ज्यादा है, 7 गुना। तो हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे, एकदम सिंपल। हमारी क्या जीडीपी निकल गई? $14 की निकल गई हमारी जीडीपी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि परचेसिंग पावर पे हम 3rd नंबर पर क्यों आते हैं। क्योंकि हमारी जो मुद्रा है, इंडिया की जो करेंसी है, उसकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, उसकी क्रय करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। देखिए ना, एक पेन की बात कर रहा था जो $1 में आ रहा था, मतलब 70 रुपए में आ रहा था यूएसए में, वही भारत में आप लेने जाएंगे तो उस प्रकार के 7 पेन आ जाएंगे। मतलब 7 गुना क्या हो रही है? 7 गुना परचेसिंग पावर हमारी ज्यादा है, क्रय शक्ति क्षमता ज्यादा है। तो आप यहाँ 3 चीजों को समझे। आप 3 चीजों में क्या क्या समझे आप? नॉमिनल पढ़े, रियल पढ़े और पीपीपी समझे। अब मैं एक बार इसको इजी वे में समझाता हूँ, मतलब कि एक बार हम फ्लो में समझ लेते हैं। नॉमिनल मतलब सीधे संबंध याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट प्राइस पर निकाली जाती है। मतलब कि अगर आप 2021 की जीडीपी निकाल रहे हैं तो आपको 2021 का ही क्या लेना पड़ेगा? प्राइस लेना पड़ेगा। अगर आप रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो आपको प्राइस कहां का लेना पड़ेगा? बेस ईयर का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पीपीपी के आधार पर निकाल रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि पीपीपी के आधार पर उसकी क्रय शक्ति क्षमता कितनी है। जैसे हमने अभी क्या देखा था कि हम $1 से वहां केवल एक पेन खरीद पा रहे हैं, परंतु यहाँ एक ही डॉलर से हम 7 पेन खरीद पा रहे हैं। मतलब परचेसिंग पावर जो भारत की करेंसी की है वो 7 गुना है, इसलिए हमने 7 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला? रियल जीडीपी $1, नॉमिनल जीडीपी $2 और $14 जो निकाली थी वो क्या निकाली थी? हमने पीपीपी के आधार पर निकाली थी। इसीलिए पीपीपी के आधार पर हम 3rd स्थान पर खड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रय शक्ति क्षमता है हमारी करेंसी की वो बहुत ज्यादा है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट है एनडीपी का। क्या कॉन्सेप्ट है वो? एनडीपी का। आई होप कि आप जीडीपी समझ गए होंगे तो एनडीपी भी आप समझ जाएंगे। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आपका एक सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर कि एनडीपी में के निकालने के लिए जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन को घटा दो। किसको घटा दो? डेप्रिसिएशन को। इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मूल्यह्रास। ठीक है, इसको बोला जाता है मूल्यह्रास। तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देना पड़ता है। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझिए। डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसा है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप बाइक बनाने वाली आपकी कोई कंपनी है और आप बाइक के टूल्स तैयार करने के लिए उसको एक मशीन में डालते हैं, टूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए लोहा पिघलाते हैं, आप उसको आकार देने के लिए किसी मशीन में डालते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करने का काम है? वैल्यू एडिशन करने का काम है। परंतु आप उस बाइक बनाने में जो मशीन की गुणवत्ता खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें ऑयल कर रहे हैं, आपके वो बोल्ट जो होंगे वो घिस रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं मशीन की गुणवत्ता क्या हो रही होगी?
कम हो रही होगी, और उस गुणवत्ता को आप फिर से वही स्तर लाने के लिए क्या करते होगे, वहाँ आप कुछ खर्च करते होगे, मशीन की कुछ ऑयलिंग कराते होगे, आप बोल्ट लगाते होगे, जितना भी खर्च होता होगा उसको लगाते होगे। तो ये क्या होता है, ये होता है मूल्यह्रास। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बाइक बनाने के लिए आप जिस मशीन का यूज कर रहे हो उसका क्या हो रहा है, उसका मूल्य धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये जो मूल्यह्रास होता है यही होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पेन है, हम पेन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए एक पेन है, एक पेन जो आ रही 10 रुपए की, ठीक है, परंतु आपकी ने जब इसकी रिफिल बनाई, ठीक है, आपने जब इसका ढांचा तैयार किया, तो जिस मशीन में तैयार किया कहीं ना कहीं उसका मूल्यह्रास हुआ होगा, धीरे 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 उसकी जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं कम हुई होगी। अब वो जो गुणवत्ता कम हुई वो किस स्तर से कम हुई, मान लीजिए कि आप एक पेन बना रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता 1 रुपए कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 रुपए कम हो रही है। तो आप जब जीडीपी निकाले तो जीडीपी तो 10 आ रही थी, परंतु जब एनडीपी निकालेंगे ना तो आपकी जो मशीन की गुणवत्ता 1 रुपए कम हुई है, आपको 1 रुपए घटाना पड़ेगा, मतलब 10 माइनस 1, तो क्या आ गया 9, यही होगी आपकी एनडीपी। ठीक है, तो अब मुझे आप कमेंट में ये बताइएगा कि जीडीपी ज्यादा शुद्ध होगा या फिर एनडीपी ज्यादा शुद्ध होगा, जबकि हम मूल्यह्रास को एनडीपी के लिए घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। आगे जो वीडियो आएंगे ये इसी इकोनॉमी से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड ही वीडियो होंगे। धन्यवाद।